जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनेस्ट रीजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल का आज मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लाया हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है, जो पीटी एग्जाम हुआ था 29/1/2017 को, उस एग्जाम का ये प्रश्न है। 29/1/2017 को जो इंटर लेवल एग्जाम हुआ था उसका ये प्रश्न है। दोस्तों, आज फर्स्ट वीडियो है इसमें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न बीएसएससी इंटर लेवल का प्रारंभिक हल प्रश्न जो 2017 में पूछा गया था। आज पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आज इसमें दिया गया है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है जो किसने प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि मोतीलाल नेहरू के बारे में देखें दोस्तों, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। किसने, तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र की संपादन किया था। ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में देखें तो इंदिरा गांधी भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें यदि हम देखें प्रांजपे के द्वारा और भी पुस्तक के नाम देखें, जैसे कि प्रांजपे ने काल नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला था। काल नामक एक क्रांतिकारी समाचार पत्र किसने निकाला था, तो प्रांजपे ने। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। सोम प्रकाश के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र किन्होंने निकाला था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र संपादित किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है, तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक शिशिर कुमार घोष है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका का संपादक है। ठीक है। कॉमरेड के लेखक कौन है, कॉमरेड समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा निकाला गया था कॉमरेड नामक समाचार पत्र। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में एक राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राजदूत थे वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। ठीक है, और वह उनके राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत बन के आए थे। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। किसके, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, जो पाटलिपुत्र के दरबार में, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के पाटलिपुत्र दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, यदि हम मेगास्थनीज के बारे में देखें तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनका है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा है, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा था, पाली ब्रोथा कहा है। ठीक है, मौर्य नगर प्रशासन का सर्वाधिक जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलता है दोस्तों। जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलता है। ठीक है, और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। और ये भी प्रश्न काफी पूछता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था, तो 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 3rd नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है गुरु गोविंद सिंह को शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो उनकी शिक्षा पटना में हुई थी और पारसियन भी पटना में ही सीखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा जो हुई थी पटना में हुई थी, और पारसियन भी उन्होंने पटना में ही सीखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यदि पूछ लिया जाए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था 5 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 5 जनवरी 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। वह क्या थे, तो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पटना सिटी में उनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक यदि आपसे पूछ ले तो गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। और यदि आपसे सिख धर्म के अंतिम गुरु पूछे तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और यदि आपसे इनका हत्या के बारे में पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या था वो नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अफगानी द्वारा हत्या कर दिया गया था। एक अफगानी
शासक था उसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह को हत्या कर दी गई थी 1708 ईस्वी में। पटना सिटी में गुरुद्वारा निर्माण किसने किया था? जो पटना सिटी में अभी गुरुद्वारा है उसका निर्माण राजा रंजीत सिंह ने करवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर 4 नंबर प्रश्न की ओर दिया गया है। अमजद अली खां किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खां के बारे में दिया गया। तो अमजद अली खां हैं जो सरोद बजाने में माहिर थे दोस्तों। सरोद वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध थे अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और स्रोत बाधक जैसे कुछ और स्रोत बाधक कौन कौन है? तो अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दरूवाला और मुकेश शर्मा, ये सब क्या है? स्रोत बाधक है। स्रोत बाधक। यदि हम सारंगी बाधक देखें, कुछ सारंगी बाधक का नाम यदि हम देख लें तो इसमें दिया गया है नारायण विनायक, सुल्तान खान, अब्दुल रहीम खान, अहमद खान, गुलाम सब्बीर खान, गोपाल मिश्र आदि, ये सब क्या है? सारंगी बाधक है। और यदि आप सितार बाधक देखेंगे दोस्तों, सितार बाधक के कुछ नाम को हम लोग देख लें। सितार बाधक में है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, वंदे हसन, शहीद परवेज, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि, ये क्या है? सितार बाधक है। यदि हम इसमें तबला बाधक का नाम देखें तो तबला बाधक में अल्लाह रखा खां सबसे प्रसिद्ध नाम, जाकिर हुसैन सबसे प्रसिद्ध नाम, चतुर लाल और अनोखे लाल मिश्र, गुद्दई महाराज, किशन महाराज आदि, ये सब क्या है? तबला बाधक है। ठीक है, यदि इसके आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर सरोद। सरोद है अमजद अली खां का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबेकस की खोज किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अबेकस की खोज ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्रीक सभ्यता के दौरान अबेकस की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अबेकस लैटिन भाषा का एक शब्द है जो मूल ग्रीक शब्द एबॉक्स या अबेकॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है टेबल या टेबलेट। अबेकस का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 3000 पूर्व बेबीलोन में माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें देखिए विश्व में कितने प्राचीन सभ्यता है, तो विश्व में तकरीबन 6 प्राचीन सभ्यता है। विश्व में कितने 6 प्राचीन सभ्यता है, और विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की नील घाटी की सभ्यता को माना जाता है। मिस्र की नील घाटी की सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। और दजला फरात नदी घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से संबंधित है। मेसोपोटामिया है जो किस नदी के किनारे स्थित है? मेसोपोटामिया सभ्यता तो दजला फरात नदी के किनारे स्थित है मेसोपोटामिया सभ्यता। और सिंधु सभ्यता भारत से संबंधित है दोस्तों। और यदि हम देखें हुआंग हो नदी घाटी सभ्यता चीन से संबंधित है। चीन से संबंधित है। हुआंग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता 6 प्राचीन सभ्यता में शामिल है। रोमन और ग्रीक भी क्या है? जो 6 सभ्यताओं में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? तो ये कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जर्मनी का एकीकरण यदि आपसे पूछा जाए कब किया गया था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। और जर्मनी का एकीकरण में मुख्य योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य योगदान बिस्मार्क था। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क थे जो जर्मनी के एकीकरण के रूप में जाने जाते हैं। बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है, और बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि ऑस्ट्रिया को देखें दोस्तों तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और उसकी मुद्रा क्या है? सीलिंग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और मुद्रा सीलिंग है। यदि मैं इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को देखूं तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और उसकी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग उसकी मुद्रा है। मुद्रा क्या है? पॉल स्टर्लिंग। वहाँ के संसद का नाम है पार्लियामेंट। इंग्लैंड के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राजा है प्रिंस चार्ल्स थर्ड है वहाँ के राजा। ब्रिटेन के राजा कौन है? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। और वहाँ भी प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक को चुने गए। ठीक है, फ्रांस की ओर देखते हैं दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी मुद्रा यदि हम देखें यूरो है या CFC फ्रैंक है। यूरो या CFC फ्रैंक।
ठीक है। इसका जो यूरो है, यूरो इसकी मुद्रा है, और CFC फ्रैंक इसकी भी मुद्रा है, दोनों मुद्रा इसकी है। यदि संसद इसका देखें, फ्रांस की संसद का नाम क्या है, तो फ्रांस की संसद का नाम देखें तो इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो यहाँ फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जो है इमैनुअल मैक्रोन है, और यहाँ के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है, एलिजाबेथ बोर्न। चीन का देखें दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनबिन भी है। और चीन की संसद का नाम पीपल्स कांग्रेस है, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और चीन के प्रधानमंत्री का नाम ली कीqiang है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, सिक्स का आंसर ऑस्ट्रिया हुआ। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कितना आवश्यकता होती है, तो कोरम के लिए 1/10 भाग होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोरम के लिए कितना, 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया गया है। तो साप्ताहिक चार्ली एब्दो है, इसमें कह रहा है साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो शार्ली एब्दो है जो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो यह समाचार पत्र है जो आपको पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम, ये पत्रिकाएं कार्यालय पर आतंकवादी द्वारा हमला कर 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, उससे प्रकाशित किया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो पेरिस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में, N1H1 इसके द्वारा होता है। तो N1H1 है जो किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है N1H1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, विषाणु के द्वारा बीमारी होता है N1H1। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को, इन्फ्लुएंजा जिसको N1H1 नाम दिया है। स्वाइन N1H1 से कौन सा बीमारी फैलता है, तो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलता है, और यह विषाणु से होने वाला बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है दोस्तों, जिसका प्रसार काफी तेज से होता है। स्वाइन फ्लू यदि आपसे कहे तो H1N1, यदि आपसे बर्ड फ्लू पूछ दिया जाए, बर्ड फ्लू, तो H5N1 होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1 होता है बर्ड फ्लू, और स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। ये दोनों अंतर रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सार्स रोग का लक्षण किससे मिलता जुलता है, तो सार्स रोग का भी लक्षण है जो फ्लू से मिलता है, यानी कि फैलने वाला रोग। H1N1 के 3 श्रेणियां हैं, A B C। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें इसमें एड्स, एड्स भी क्या है, तो विषाणु से फैलने वाला एक बीमारी है, विषाणु से फैलने वाला बीमारी एड्स है। विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कौन, विषाणु है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। एक जाना माना साहित्यिक समारोह है जो जयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ होता है, जयपुर में, जयपुर में होता है। यह प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह होता है जयपुर में, जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है, तो जयपुर में। ठीक है दोस्तों, जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों। और जयपुर में ही, जयपुर का प्राचीन नाम देखें तो क्या था, विराटनगर, जहां महाजनपद काल में मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, तो वो प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़ी प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध से जो संबंधित स्तूप है वो किसका प्रतीक है, तो भगवान बुद्ध के संबंधित जो स्तूप है वो मृत्यु का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद स्तूप बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अवशेषों, जो उनकी मृत्यु के अवशेषों पर जो बनाया गया उसे स्तूप कहते हैं। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और इसे बनाने वाला कौन था, सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था। भारत में सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल मंदिर है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, मंदिर है। मठ, जहाँ भिक्षु, मठ किसे कहते हैं, जहाँ भिक्षु केंद्र को कहते हैं। भिक्षु के क्या होता है, भिक्षुनियों जो वहाँ निवास करते हैं उसे मठ कहते हैं। जहाँ जो शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं वो उनकी आवासीय होता है, उसे मठ कहा जाता है। ठीक है, उसे मठ कहते हैं। यदि बिहार किसे कहते हैं, जहाँ वह शिक्षा ग्रहण करते हैं उस केंद्र को, बौद्ध धर्म में जहाँ शिक्षा ग्रहण किया था उस केंद्र को बिहार कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाबहिष्करण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाबहिष्करण कहा जाता है। और जन्म की घटना को क्या कहा जाता है, और पहला उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म यदि आपसे पूछे जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जन्म। और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश जो उन्होंने दिए थे उस
घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश जो दिए थे उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ जिसे ऋषि पत्तनम भी कहते हैं, वहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिए थे, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन के बारे में हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्तूप मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, यदि देखें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, और विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। भानुगुप्त भी उन्हीं को कहते हैं और विष्णुगुप्त भी उन्हीं कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक यदि आपसे पूछे तो कौन थे, तो वो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। दोस्तों, गुप्त वंश के महानतम शासक में सबसे महानतम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त दो थे जो गुप्त वंश के सबसे महानतम शासक थे। ठीक है, और यदि हम इसमें देखें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। यदि कुमारगुप्त के बारे में देखें दोस्तों, तो कुमारगुप्त हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने, तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उसके बाद यदि स्कंदगुप्त को देखें, तो स्कंदगुप्त जो था, जो गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील बनाए गए हैं उसका पुनरुद्धार करवाया था। कौन, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाए थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है स्कंदगुप्त से क्या, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है स्कंदगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया दोस्तों, इसमें किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था, तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर करने वाला कौन था, तो वो अकबर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ दिया था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह 1574 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था। कब, 1574 से 76 के बीच में। और इस विद्रोह ने अकबर ने बिहार से दाऊद को, यानी भारत से पटना और हाजीपुर से दाऊद को खदेड़ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो अकबर के राज दरबार में जो थे 9 रत्न थे। कितने, 9 रत्न थे अकबर के राज दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 9 रत्न थे। यदि हम देखें 9 रत्न को देखें तो कौन कौन थे, बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। ठीक है, और यदि इसी प्रकार चंद्रगुप्त प्राचीन काल में देखें तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में भी 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न चंद्रगुप्त टू के दरबार में भी रहा करते थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। अष्टदिग्गज के बारे में पूछे किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज थे दोस्तों। अष्टप्रधान यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अष्टप्रधान किसके समय में थे, तो शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्टप्रधान थे। और अष्टप्रधान शिवाजी के 8 सहयोगी थे जो मंत्री परिषद था। और अष्टदिग्गज 8 कवियों का समूह होता है दोस्तों। अष्टदिग्गज 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो गोवा से पूर्व जो पुर्तगालियों की राजधानी थी भारत में, गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कौन था, तो गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कोचिन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कोचिन था। गोवा को 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था या जीत लिया था गोवा को। ठीक है, और जीतने के बाद गोवा को यूरोपियों ने अपना राजधानी घोषित किया। ठीक है, पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी था। पुर्तगाल जो था भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी था। पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कोचीन में खोला था दोस्तों। और पुर्तगाल में प्रथम कारखाना और कोचीन में प्रथम कारखाना कब खोला था, तो 1502 ईस्वी में खोला था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 16 में। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का परास क्या है, तो बैगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का परास है जो आपको 380 हर्ट्ज से लेकर के एंगस्ट्रम से लेकर के 450 एंगस्ट्रम तक, 380 से 450 एंगस्ट्रम तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बैगनी का 380 से 450 एंगस्ट्रम तक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 3.9 गुना 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर -7 से लेकर के कितना तक, 3.9 गुना 10 टू द पावर -7 से लेकर के कितना तक, तो 7.9
8 गुना 10⁻7 -7 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो हमारा इसमें यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे में दिया गया एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया था? प्रकाशित तंतु उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रकाशित तंतु। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रकाशित तंतु पर। प्रकाशित तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर क्या काम करता है? प्रकाशित तंतु काम करता है दोस्तों। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, यदि इसी में देखें दोस्तों, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? तो अवतल लेंस है निकट दृष्टि दोष रोगी के प्रयोग में काम आता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के रोगी के काम में आता है उत्तल लेंस। और प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया था किसमें? प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांटने के लिए किया जाता है प्रिज्म को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, प्रकाशित तंतु। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है दोस्तों। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबन होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वही आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कितने तारीख को होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात 21 जून को होता है। ठीक, तो मेरा आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है 19 नंबर प्रश्न में, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके माध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? तो उनके बीच के क्या रिश्ता है? तो F बराबर 1/r²। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न में, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1917 में गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किसानों के साथ नील की खेती तिनकठिया पद्धति से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे, और गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। 21 में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपसे पूछा जाए तो सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, और पशु क्या है? बारहसिंगा है, पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष है दोस्तों। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? फूल है, कमल का फूल हरियाणा का राष्ट्रीय क्या है? फूल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है एक रीजनिंग दे दिया है, इसे देख लेते हैं। ये रीजनिंग है, इसका इससे संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार इससे इसका संबंध है, उसी प्रकार इसका भी किसी से संबंध होगा। देखिए 5 + 8 + और 3 कितना होता है? 16। उसी प्रकार 2 + 9 + 3 कितना होगा? 14 होगा। ठीक, तो इसमें देखिए, यानी इससे 16 है, 14 है, 2 कम है, तो ये कितना है? 8 8 16 और 4 20, ये हुआ 20। तो इससे 2 कम होना चाहिए, जोड़ने के बाद 18 किसमें है देख लीजिए। तो 9 3 12 हो गया, ये नहीं होगा। 7 3 10 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 23 में, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल देखें तो कहाँ खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई थी। ऊनी कपड़ों की मिल पूछ रहा है कानपुर में, 1870 ईस्वी में खोली गई थी प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से 1950 के बाद ही शुरू किया गया है। भारत में ऊनी उद्योग के बाद केंद्र जो देखे लुधियाना है, लुधियाना में ऊनी उद्योग केंद्र है, आपको जालंधर में है, और आगरा में भी है ऊनी उद्योग केंद्र, मिर्जापुर में है, श्रीनगर में है। ठीक है, ऊनी जो है रेशेदार प्रोटीन होता है। मेरिना भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मेरिना भेड़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 24 में,
प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की जो मुख्य किस्में कितनी है? तो 4 है। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्राकृतिक रेशम के मुख्य की कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा है? कौन कौन सा 4 किस्में हैं? तो उसमें है सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। ये सब क्या है? 4 किस्में हैं। और भारत में रेशम के 4 किस्में पाए जाते हैं। ये चारों है जो भारत में पाए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादक कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है भारत में। रेशम का जन्मभूमि कौन है? तो चीन है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता देश भी चीन है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 25 में जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, जो अब एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुई थी? अमृतसर नगर में। और जो गोली चलाए थे वो कौन थे? जनरल उडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। और जलियांवाला बाग आयोग को जांच के लिए हंटर आयोग लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग लाया था? हंटर आयोग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26 की ओर। 26 में दिया गया है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो इरुला है। इरुला है जो तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। टोडा, कुरुम्बा, बड़ागा, ये सब जनजाति हैं जो तमिलनाडु में पाई जाती है। और इरुला वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, इरुला। यदि इसमें हम देखें, इसमें टोडा किस क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति? तो टोडा है जो नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। अब भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं। जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति है जो आपको अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। जारवा कहाँ पर? अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है जारवा जनजाति। ठीक है, और निकोबार में सेंटिनेल जनजाति भी पाई जाती है। अंडमान में पाई जाती है जारवा, अंडमान में पाई जाती है जारवा, जबकि निकोबार में सेंटिनेल जनजाति पाई जाती है। ओंग, ग्रेट अंडमानीज, सोमपेंस जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में लगभग 550 जनजातियां हैं दोस्तों। कितने? 550। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 8.14% व्यक्ति अनुसूचित जनजाति हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में है। ठीक है, 95%। और लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत है 95.5%। भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं जनसंख्या के अनुसार? तो संख्या प्रतिशत के अनुसार नहीं, संख्या के अनुसार तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 28 में है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो भारत का प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो उसका नाम था हंगुल संरक्षण परियोजना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में प्रारंभ किया गया था। हंगुल कस्तूरी मृग है दोस्तों। हंगुल क्या है? तो एक तरह का कस्तूरी मृग है। और दाची ग्राम अभ्यारण्य में हंगुल की संरक्षित किया गया था। तो सबसे पहले कौन सा है? तो दाची ग्राम को वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में सुरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, और 21 से 24 नवंबर 2010 को रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में प्रथम बार बाघ बचाओ आंदोलन सम्मेलन शुरू किया गया। भारत में 1972 में सर्वप्रथम बाघ की गणना की गई थी। बाघ की गणना भारत में सर्वप्रथम कब की गई थी? टाइगर। तो बाघ की गणना टाइगर की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो सर्वप्रथम 1972 में की गई थी। और ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 1972 में। 2019 में बाघ की गणना के अनुसार 2967 बाघ है। ठीक है, और 7 दिसंबर 1992 को प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 की ओर। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का जो प्रारंभ था कब? जनवरी 2015 को नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और योजना आयोग के आधार पर के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुई। यदि योजना आयोग का आपसे पूछा जाए कब स्थापना हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक जो थे विनोबा भावे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं।
विनोबा भावे के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी थे विनोबा भावे के गुरु। और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी के गुरु। और जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाड थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाड थे। यदि हम देखें इसमें बाबा आमटेक के बारे में, तो बाबा आमटेक हैं जो बाबा आमटेक कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए जाने जाते हैं। बाबा आमटेक कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए। अन्ना हजारे जो हैं वो गांधीवादी चिंतक हैं, अन्ना हजारे। और बाबा रामदेव योग साधना के लिए जाने जाते हैं, बाबा रामदेव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 पे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उर्दू है जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है। और डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है, लेकिन शासकीय भाषा उर्दू है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा देखें तो वो कौन है? उर्दू है, बिहार की दूसरी। आंध्र प्रदेश की भी दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, और उत्तर प्रदेश की भी दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है। संविधान के धारा 343 के 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या है हम लोग देखते हैं 33 में। इसमें है 33 नंबर प्रश्न को, जापान की संसद कहलाती है। तो जापान की संसद क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद को हम लोग डायट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जापान की संसद को डायट कहते हैं। काटो सेट किसकी संसद का नाम है? तो काटो सेट है स्पेन की संसद का नाम, काटो सेट है। सोजिम है जो आपको किसके संसद का नाम है? तो सोजिम है जो आपको पोलैंड की संसद का नाम है, सोजिम, पोलैंड के संसद को। और डेल या डेल आयरन किसके संसद का नाम है? तो आयरलैंड के संसद का नाम है डेल आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि कुछ और महत्वपूर्ण संसद का नाम देख लें तो जैसे रूस की संसद को डीमा कहा जाता है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है दोस्तों, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं, नॉर्वे की संसद को स्टर्लिंग कहा जाता है, डेनमार्क की संसद को फोल्केटिंग कहते हैं, मंगोलिया की संसद को स्टेट ग्रेट खुल्लर कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट संसद, जो भी मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं 33 की ओर। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है जो किस देश की मुद्रा है, ये प्रश्न पूछा है। तो रियाल है जो आपको सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, सऊदीया का मुद्रा क्या हुआ? रियाल है। यदि सऊदी अरब की राजधानी देखें तो रियाद है दोस्तों, मुद्रा रियाल हो गया। और इसकी संसद का नाम यदि पूछ ले, मजलिस अल सूरा है सऊदी अरब की संसद का नाम। और वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष। वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है, वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, यदि इसमें हम और भी देखें, पाकिस्तान के संसद के बारे में देखें, रुपया क्या है? तो रुपया है मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया है। और पाकिस्तान की जो अभी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और उसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली कहते हैं, पाकिस्तान की संसद का नाम। और आरिफ अलवी हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ हैं, राष्ट्रपति वहाँ के। प्रधानमंत्री कौन है? अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के हो गए अनवर हुक कक्कड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे में जो चक्र है उसका रंग क्या है? नीला है। नीला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नीला है। भारतीय झंडे को भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा कब? 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। झंडा का तदर्थ समिति, झंडा पर जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष जी भी कृपलानी को बनाया गया था। और यदि हम देखें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है दोस्तों। अशोक चक्र में 24 अरियानी तिलियां दिया गया है। और इस झंडे के जो चक्र की तिलियों की संख्या कितना है? 24 है और नीले रंग का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 35 में वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। कब? 1882 में आनंद मठ उपन्यास से प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम को सर्वप्रथम। ठीक है, वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह शाही ने किया था दोस्तों। जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी तुलना किसने किया था? रहीमतुल्लाह शाही ने किया था। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना किए थे।
और सत्यजीत रे ने 1992 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत रे को ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे को दिया गया था 1992 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को मैंने देखा है क्या तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे और 1911 के अधिवेशन में उसे गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट में है 36 नंबर में एक चैत्र पड़ता है। चैत माह का सबसे पहला दिन कौन सा होगा दोस्तों? चैत माह का जो पहला दिन होगा वो 22 मार्च का होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 22 मार्च को पहला दिन पड़ता है। चैत राष्ट्रीय पंचांग के प्रथम माह होता है और राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह फागुन होता है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग सख्त संबंध के ऊपर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 1857 में लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। उपनिषद क्या है? दर्शन विषय से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मनु स्मृति है जो मनु द्वारा लिखी गई है। मनु भारत की प्रथम स्मृति है दोस्तों या विधिवेता है। मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। मनु जो है पुष्यमित्र के दरबार में रहा करते थे। और रामायण की रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचयिता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, किसमें दिया गया है? 38 में मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली के और इस शहर के मध्य की गई। तो मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर में किया गया? तो इसकी जो यात्रा थी दिल्ली और कहाँ? आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों। 38 का क्या होगा? आगरा। जो 2016 में गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई थी दिल्ली से कहाँ तक? आगरा तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किसका उपनाम द वॉल है? द वॉल किसका उपनाम है? तो द वॉल हम लोग किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल का नाम से जाना जाता है। द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ का जाना जाता है, उन्हीं का उपनाम है द वॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, राहुल द्रविड़ को। शोएब अख्तर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यदि हम इसमें देखें सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं? तो मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को। फ्लाइंग सिख के नाम से, फ्लाइंग मिल्खा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख या फ्लाइंग मिल्खा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और माही का उपनाम किसका है? तो माही जो है उपनाम MS धोनी का उपनाम है माही। और इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस को कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न दिया गया है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है आपको स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिनेवा के नहीं, स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है एक शहर, वहां पर स्थित है माउंट रेड क्रॉस की मुख्यालय। रेड क्रॉस मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी और हेनरी डुनांट ने इसकी स्थापना किए थे। और शांति का नोबेल पुरस्कार 1917 में, 1944 में, 1963 में 3 बार रेड क्रॉस को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनांट के जन्मदिन पर 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 41 की हो सकते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो क्या है? आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब किए थे? 1882 ईस्वी में किए थे दोस्तों। और उनकी जो उपन्यास है आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के समय जो घटना घटी थी उसका उल्लेख किया गया आनंद मठ उपन्यास में। आनंद मठ में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किया गया था? तो आनंद मठ में ही किया गया था। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधुरानी, कपाल कुंडला, विश्ववृक्ष, सीताराम, मृणाली, ये सब क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 42 में दिया है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं
द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक ओबामा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बराक ओबामा द ऑडेसिटी ऑफ द होप के लेखक हैं। और बराक ओबामा है जो अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 43 की ओर दोस्तों। 43 में दिया गया है कि समय का वर्णन करते हुए संक्षिप्त शब्द संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या होता है। एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो कहा गया था। एडी का मतलब होता है एनोडोमनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एनोडोमनी एडी का मतलब होता है। और बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट कहते हैं बीसी को। देखिए इसका चक्कर क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद को एनोडोमनी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 44 में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस है जो 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सॉरी 30 मार्च नहीं, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाने लगा 30 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे द्वारा की गई थी और स्वतंत्र भारत में नाथूराम गॉडसे को सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। स्वतंत्र भारत में पहला फांसी किसे दी गई था, तो नाथूराम गॉडसे को। 14 फरवरी को यदि हम देखें दोस्तों, 14 फरवरी को क्या है, तो वैलेंटाइन दिवस मनाया था 14 फरवरी को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया था 29 जून को। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 45 में अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है। तो मोबाइल फोन तक ना पहुंचने पाने का डर क्या कहलाता है, तो नोमोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या कहलाएगा, नोमोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, जिसको जल से डर लगता है दोस्तों उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फूल से जिसको डर लगता है उसको एंथोफोबिया कहते हैं। और जिसको कुत्ता से डर लगता है उसको सीनोफोबिया कहते हैं। कुत्ते से जिसको डर लगता है उसे सीनोफोबिया कहते हैं। और जिसे अकेलेपन से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, मोनोफोबिया कहते हैं। मोनोफोबिया जो अकेलापन के कारण डरता है उसे मोनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 46 में। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे ने कौन सा सर्वप्रथम चलचित्र निर्देशित किया था, तो कौन सा चलचित्र था, तो उन्होंने पांथेर पंचाली नामक चलचित्र का निर्देशन किया था सत्यजीत रे ने सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और कब किए थे, तो पांथेर पंचाली जो है सत्यजीत रे के चर्चित फिल्मों में से एक है। और सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल के फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे और 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 47 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें कोलकाता जूट प्रौद्योगिकी केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो बैरकपुर में है। बैरकपुर में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 48 के ओर चलते हैं दोस्तों। पंचतंत्र किसने लिखी है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है दोस्तों। सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक कौन है, पंचतंत्र है। और पंचतंत्र उपदेशात्मक और नीतिपरक पुस्तक है। विशाख दत्त ने क्या लिखे थे, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखे थे विशाख दत्त। और उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नामक भी पुस्तक लिखी है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक भी लिखे हैं। यदि हम बारामीर को देखें दोस्तों, तो बारामीर क्या थे, तो एक खगोल शास्त्र थे। बारामीर एक खगोल शास्त्र थे। और विष्णुगुप्त द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई भी है। विष्णुगुप्त किसे कहते हैं, तो विष्णुगुप्त कहा जाता है कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जानता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 49 में चलते हैं दोस्तों। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो वो प्रसिद्ध था धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। धन्वंतरी था जो आयुर्वेद के विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कौन, धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। धन्वंतरी गुप्त काल के महान चिकित्सक थे दोस्तों। क्या थे, गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। और चिकित्सा का भगवान भी कहा जाता है धन्वंतरी को। धन्वंतरी का पुरस्कार भारत सरकार के चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आर्यभट्ट देखे तो सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखे हैं। और ब्रह्मगुप्त देखे, ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त की रचना क्या है? ब्रह्म सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखे हैं ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। धन्वंतरि है आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 50 की ओर। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था आईपीएल का प्रारंभ, ठीक है। और कब हुआ था? 8 में। और उस आईपीएल में प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 51 लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो उसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 52 में दिया गया है दोस्तों कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय से इतना आगे है। तो भारतीय मानक समय है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? पूर्वी देशांतर माना जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनीताल से गुजरती है। और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है पूर्वी देशांतर। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश के बाद आपको आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के मानक समय, ठीक है। और विश्व में को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो विश्व को कुल मिलाकर 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 53 में चले, दुनिया का सबसे बड़ा दल यानी गीला स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गीला स्थान एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सबसे गीला स्थान कहाँ? एशिया में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व का सबसे विशाल दलदल स्थान प्रीपेट दलदल है जो साइबेरिया में स्थित है। प्रीपेट दलदल उसका नाम है, साइबेरिया में, एशिया ही पड़ता है। आर्द्र भूमि पर प्रथम विश्व स्तर का सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। आर्द्र भूमि पर सर्वप्रथम विश्व स्तर पर बैठक 1971 में रामसर में आयोजित किया गया था दोस्तों, जो ईरान के अंदर रामसर वहाँ। और भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 ईस्वी को बनाया गया था। भारत में कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 54 में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है दोस्तों। मानचित्र में उसे क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइसोबाथ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें आइसोगोनल क्या होता है? तो आइसोगोनल होता है चुंबकीय झुकाव के समान दर्शाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। आइसोहेलाइन क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आइसोहेलाइन जो है आपको सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोनेफ देखें, तो आइसोनेफ होता है जो मेघाच्छादित के समय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनेफ। और समान वर्षा वाले, जहाँ समान वर्षा वाली लाइन होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 55 में। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन ठंडी और शुष्क वायु है? तो बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें बोरा क्या है? ठंडी और शुष्क वायु है। यदि हम इसमें देखें हरिकेन्स है जो आपको कहाँ चलती है? तो अंटार्कटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवात है हरिकेन, ठीक है। तो पश्चिमी कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में चलती है बोरा, ठीक है। शामल एक प्रकार का इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म हवा तो हम शुष्क हवा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 56 की ओर। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली में बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दिल्ली में बहने वाली नदी कौन है? यमुना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आगरा, मथुरा और आदि शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा, मथुरा, दिल्ली ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे कौन है? तो अयोध्या नदी है। अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और लुधियाना है जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इरावती नदी किस में गिरती है? इरावती नदी है जो किस में गिरती है? तो इरावती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इरावती नदी म्यांमार देश की मुख्य नदी है। म्यांमार है उसकी मुख्य नदी का नाम क्या है? तो इरावती। और यह कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम बताते हैं दोस्तों, और उसका जहाँ वो गिरती है अपनी पानी छोड़ती है उसका कुछ नाम मैं बताता हूँ। जैसे नीलगिरी, नील नदी है। नील नदी जो अपनी पानी कहाँ गिराती है, तो भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी अपनी पानी भूमध्य सागर में। बोलगा बोलगा है जो अपनी पानी कहाँ गिराती है, बोलगा है जो कैस्पियन सागर में अपनी पानी गिराती है। मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में पानी गिराती है। अमेजन नदी है जो अपनी पानी अटलांटिक महासागर में गिराती है। नाइजर नदी है जो गिनी की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और लीना है जो लॉपटेक सागर में गिराती है। और मैकेंजी प्यूफोर्स सागर में पानी गिराती है। तो ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। 58 में नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी के पार किए जा सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पार किए जा सके, वो क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो क्या कहलाएगा, तो वह जो है रीफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, वह रीफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है और यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, और यदि हम देखें इसमें तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बोर्नियो देखें, बोर्नियो द्वीप का जो है, बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में अवस्थित है बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में है। ठीक है, और यदि हम इसमें होन्शु द्वीप देखें दोस्तों, होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल, होन्शु द्वीप जो है जापान में स्थित है। और यह होन्शु द्वीप की यदि विस्तार देखें तो 2,27,092 वर्ग किलोमीटर में होन्शु द्वीप है और ये जापान में स्थित है। ठीक है, और क्यूबा द्वीप है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 60 में। वह एक संग्रहित फल है, कौन एक संग्रहित फल है, तो संग्रहित फल कौन है, तो शहतूत है जो एक संग्रहित फल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, शहतूत एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 61 में। वज शहर यहाँ पर है, तो वज शहर कहाँ स्थित है, तो वज शहर है जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑस्ट्रिया में वज शहर स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो है दोस्तों। ऑस्ट्रिया का प्रभाव एकीकरण से पूर्व इटली और जर्मनी देश पर था। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर 62 में। मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम होता है। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है जो किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एल यानी विस्थापन का भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी भी बराबर यू प्लस एटी, यह वेग समय संबंध बनाता है। और एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी बार विस्थापन समय का संबंध बताता है। ठीक है, विस्थापन और समय का संबंध बताता है। और बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s वेग और विस्थापन के समय अंतराल को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होती है जिनका आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 64 में। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो कौन सा कार्य करता है, तो कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वो सबसे पहले कौन करता है, सबसे ज्यादा कार्य स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रॉलिक घर्षण काम करता है। ठीक है, और संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा सदैव एक ही वस्तु के गति के विपरीत दिशा में होती है दोस्तों। लोटिंग घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 65 में कहा गया दोस्तों ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p रो जिसको बोलते हैं घनत्व रो के मध्य यह रिश्ता है। तो इन दोनों के मध्य कौन सा रिश्ता है, तो v स्क्वायर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रो होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको जीके जीएस का प्ले लिस्ट और भी पब्लिकेशन का प्ले लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें 75 प्रश्न जीके जीएस के दिए गए हैं। जैसे क्राउन पब्लिकेशन का 15 पार्ट के प्रैक्टिस सेट है जो अपलोड है, उसमें से 15 प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक में 75 प्रश्न जीके जीएस का दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार इंटेरिया का भी दोनों वॉल्यूम आ चुका है, दो फर्स्ट बुक और वॉल्यूम 2 जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया, उसका भी जीके जीएस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का भी जीके जीएस में उपलब्ध करवा चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी दोस्तों।
यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट 66 में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म देखें दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था और 1449 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब कहलाता है और 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1539 में नाना साहब का मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, गुरु नानक ने संगत और पंगत को महत्व दिया था। गुरु नानक जी ने संगत और पंगत को महत्व दिया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, गुरु अंगद ने, और गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था की भी स्थायी कर दी गई थी गुरु अंगद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, तलवंडी। 67 की ओर चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा देश का राजधानी है। इसका नाम नए पाइथन है, नाय पाइथन। ठीक है, और नेपिथा जिसको बोलते हैं, किसका रंगून का पुराना नाम नया नाम क्या है, बर्मा है, और बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार है, और इसका राजधानी म्यांमार का नेपितावा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 68 में। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, बहादुर शाह 2 के समय में नेहरू जी ने, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी कौन किया था, तो जॉन निकोलसन ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, जॉन निकोलसन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो जॉन निकोलसन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है क्या, 69 में दिया गया है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। तो आखिर से पूर्व वायसराय कौन था अंग्रेजों कार्यकाल में, वो कौन था, तो उसका नाम बेबिल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। माउंटबेटन के पहले बेबिल था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए यह सत्य है, उसके चुंबकीय सुग्राहता के लिए क्या सत्य है, तो उसके लिए सत्य है अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71 की ओर। 71 में दिया गया है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो होता है। तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो, और उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, केवल क्या परिवर्तित होता है, तो उसके आयाम, उसकी गति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 72 के बाद 71 के बाद 83 के दोस्तों। 83 में कहा गया है कि क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या से कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या से कितने मान संभव है, तो चक्रण क्वांटम संख्या के कुल मिलाकर के 2 मान संभव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। 84 में एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड सूत्र होगा। तो इसके क्लोराइड सूत्र क्या होगा, इसके क्लोराइड सूत्र होगा MlCl2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें sp संकरित कार्बन है, किसमें sp संकरित कार्बन है, तो किसमें है, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी CH3 बराबर CH बराबर CH हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 86 की ओर। 86 में देखें तो इसमें दिया गया है 86 में कि H बम इस पर आधारित होता है। H बम यानी हाइड्रोजन बम है, किस पर आधारित होता है, नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। नाभिक के संलयन पर हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता है। तो किसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन का ऑक्सीजन का सदैव 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 88 का CO2 के 1 मोल में होते हैं। CO2 के 1 मोल में क्या होते हैं, तो CO2 के 1 मोल में 6 पॉइंट गुना 10⁻23 सेंटीग्रेड होता है, परमाणु होते हैं। और 1 मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयाम
में निश्चित संख्या 6.022 × 10⁻23 है और एवोगाड्रो संख्या का मोल को प्रकट करता है। एवोगाड्रो संख्या मोल को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है N2O2 बराबर Na। कौन सी प्रक्रिया से हुआ N2O2? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? Kc बराबर Kf। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है 89 से 90 की ओर। 90 में चले हम लोग। तो सिद्धांत h/4 पाई कहलाता है। यह क्या कहलाता है? कि कौन सा सिद्धांत कहलाता है? यह जो सिद्धांत है हाइजेंसबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है यह। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 91 में C6H14 के लिए के कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समावयवी है? कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समावयवी है? तो इसका है 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 5 उच्च चक्रीय सीमा संभावित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर ए बी है, दोनों जनकों का रुधिर क्या है? ए बी है, ठीक है। ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो उसके बच्चों के जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा? वो ए होगा, ए बी होगा और बी होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई व्यक्ति उपयोग किसे करता है? तो सब कोई व्यक्ति अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इससे तो ग्लाइकोजन को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 94 में। 94 में कहा गया है, और यदि एक प्रोटीन नहीं है तो यदि यह एक प्रोटीन नहीं है, यदि नहीं है यह एक प्रोटीन नहीं है तो लिम्फोसाइट्स एक प्रोटीन नहीं है। कौन नहीं एक प्रोटीन है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। यह एक प्रोटीन नहीं है तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, इलास्टिन और रेशम ये सब क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 95 में चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। उसमें भारतीय संविधान का अलग 3 पार्ट मिलेगा। और भारतीय इतिहास, यदि भारतीय इतिहास को देखें तो उसमें भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इतिहास को हम लोग देख चुके हैं। तो यदि उस सब आप देखते हैं दोस्तों तो काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको नंबर बढ़ने की काफ़ी उम्मीद बढ़ जाएगी दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ रहेगा यदि आप देखते हैं तो उसे रिवाइज करते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। और यदि आप लोग ये सब करते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न 96 में किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? हेलोफाइटिक किसकी पोषण विधि है? यदि हम ये देखें हेलोफाइटिक है जो किसकी पोषण विधि है, तो यह है Cu+ का पोषण विधि है हेलोफाइटिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 96 में। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। 95 में सॉरी दोस्तों 95 में यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। तो कौन सी आयरन रुधिर है जो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है? तो इसका आंसर मैंने बताया क्या? यह है Cu+ है जो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। तो किसका पोषण विधि हेलोफाइटिक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूग्लिना का पोषण विधि हेलोफाइटिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 97 में यह एस्टेरॉइड स्रावित करता है। एस्टेरॉइड स्रावित करता है कौन? तो एस्टेरॉइड स्रावित करने वाला कौन है? तो होता है यह एस्टेरॉइड स्रावित होता है। तो एस्टेरॉइड सवारी करने वाला कौन? तो ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 97 का ऑप्शन होगा अग्नाशय। अग्नाशय है जो यह है जो एस्टेरॉइड साबित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह विश्व श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में पहुंच जाना, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्थान करता है, क्या कहलाता है? यदि इसको देखें 98 में, इसका मतलब हुआ क्या? ऑप्शन नंबर बी अमाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 98 की ओर। वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है विष्णु में होते हैं। विष्णु में कौन होते हैं? विषाणु में कौन होते हैं? तो विषाणुओं में जो है आपको कौन होते हैं? तो विषाणु में
आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। एक पायस अंगस्टम, एक पायस में परिशिक्षित कणों का आकार इस प्रास में होता है। परिशिक्षित कणों का आकार किस में होता है? तो इसका आकार जो होता है 10 टू द पावर, इसका आकार होता है 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रम के प्रास के बीच में होता है। पायस एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है दोस्तों, और द्रव का परीक्षण पायस कोलाइड के द्वारा होता है। और रक्त सोल कार्बाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 100 का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में नहीं, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नहीं है, ये लास्ट वीडियो, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।